नमस्कार। मैं प्रीति यार। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की एक कहानी गुमशुदा की तलाश सुनाने वाली हूँ। तो श्रोताओं, सुनते हैं कहानी गुमशुदा की तलाश। एक लंबी सी मेज़ और 4 कुर्सियाँ, पर उनकी वजह से वो कमरा ही क्यों, पूरा घर भरा भरा लग उठा था। बच्चे खुशी से किलकारियाँ भरते हुए उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे और गिरीश पास खड़ा प्रसन्न भाव से देख रहा था। अरे, अब तुम लोग चुप भी करो, मैंने चीख कर कहना चाहा, पर मुझसे चीखा ही न गया। मन तो मेरा भी प्रसन्नता से उछलता जा रहा था। बच्चों की तरह नाच कूद कर अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही थी तो क्या हुआ। अच्छा, अब बताओ उद्घाटन कैसे किया जाए। मम्मी, हलवा बनाओ ना। तीनों के एक साथ चिल्ला पड़े। भुक्कड़ कहीं के। मैंने एक मीठी झिड़की देते हुए कहा, पहले चाचा को तो बताने दो। जैसी पंचों के राय हो, गिरीश बोला, और मैं बुरादे की सिगड़ी उठाने आंगन में चली गई। सुबह रोटी बनाने के बाद काफ़ी सारी आंच बच गई थी, इसीलिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। उसे खोलते हुए हाथ अचानक रुक गए। सोचा, घर में 500 की टेबल आई है और मैं एक दिन स्टोव भी नहीं जला सकती। 2-2 घंटे कतार में लगकर बच्चे लीटर 2 लीटर मिट्टी का तेल लाने जाते हैं। उसे सोन के धन की तरह सहेज कर रखती हूँ मैं। ऐसे अवसरों पर ही तो उसका उपयोग होता है। मिट्टी का तेल और चीनी दोनों ही मेरी गृहस्थी के नासूर बन गए हैं। इसीलिए तो बच्चों के लिए हलवा भी मिठाई बन गया है। मैं स्टोव में हवा भर ही रही थी कि गिरीश पीछे आकर खड़ा हो गया। बस भाभी, गैस आ जाती घर में तो मज़ा आ जाता। अरे, नए कनेक्शन मिलते ही कहाँ हैं आजकल, मैंने इस अंदाज में कहा जैसे मिलते होते तो हम ले ही लेते। भाभी, उस खूसट बुढ़ऊ से कहो ना, एक सीमेंट का चबूतरा बनवा दे। 5-10 रुपये किराया ज़्यादा ले ले, और क्या। हमें ये कौन यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने कढ़ाई रखते हुए कहा। कौन उस बूढ़े की चिरौरी करे, और यहाँ खड़े होकर खाना बनाना आता ही किसे है। 15 मिनट में टांगे जवाब दे जाएंगी। वो तो एक बार आदत हो जाएगी ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही लकड़ी की एक मेज़ ले आता हूँ। मकान मालिक को गोली मारो। फिर मम्मी माथुर आंटी की तरह हाउस कोट पहनकर खाना बनाएंगी ना, है ना। पूनम ने ताली पीटते हुए कहा। चुप कर भवानी, क्यों किसी का नाम लेती है, लड़ाई कराएगी क्या, मैंने डपटते हुए कहा। और गिरीश, तुम भी कान खोल कर सुन लो। ये इतनी महंगी डाइनिंग टेबल ले आए हो, यही बहुत है। अब फिर बाजार गए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, कहे देती हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हो गए हों तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहू के लिए गहने बनवा कर रख लूँगी। चाचा की शादी होगी माँ, नीलम ने भोलेपन से पूछा। नहीं तो क्या कुमारा बैठा रहेगा। वो परले मोहल्ले वाले राम बाबू 3 बार चक्कर काट चुके हैं। प्लीज़ मम्मी, अनूप ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। वो अपनी कुसुम दीदी के लिए आए होंगे तो साफ मना कर देना, मुझे वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, कोई तेरी शादी की बात हो रही है जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। चलो उठ, मचान से पापड़ का डिब्बा निकाल दे। और पूनम, तू हाथ बांधे टुकर टुकर क्या देख रही है, प्लेट चम्मच नहीं लगा सकती। नीलम, गीले कपड़े से मेज़ तो पहुँच पहले। मैंने ज़रा सा डपट दिया तो बच्चे बेचारे इतना सा मुंह लेकर काम में जुट गए। गैस और डाइनिंग टेबल को मेरे मन में जो आक्रोश था वो अनजाने ही उन पर उड़ेल दिया था मैंने। कई बार मन को समझाती हूँ कि सभी सपने किसी के भी पूरे नहीं होते, फिर भी वो कभी कभी बहक ही जाता है। मम्मी, नई प्लेटें ले लें, पूनम ने सहमते हुए पूछा। क्यों, पुरानी क्या हुई। ठीक तो है भाभी, गिरीश ने बच्चों का पक्ष लेते हुए कहा। नई डाइनिंग टेबल घर में आई है, इतना अच्छा हलवा तुमने बनाया है, पुरानी प्लेटें भला क्या अच्छी लगेंगी। उद्घाटन हो रहा है तो ज़रा शान से होने दो। फिर क्या था, नई प्लेटें, नए चम्मच, नए ग्लास सब निकल आए। जैसे ही मैंने हलवे का डोंगा मेज़ पर रखा कि सबने एक साथ ज़ोर से तालियां बजाईं। अरे ज़रा धीरे, अभी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, मैंने कृत्रिम रोष से कहा। पर सच तो यह था कि मैं खुद चाह रही थी एक बार सारा मोहल्ला आकर मेरी नई टेबल देख जाए। इस टेबल का महत्व मेरे लिए ज़्यादा था, इसलिए कि यह गिरीश की भेंट थी, अपनी भाभी के लिए अपनी कमाई की पहली भेंट। जिस गिरीश को घर परिवार ने, पास पड़ोस ने कब से आवारा करार दे दिया था। गिरीश जो पार्ट 1 में 3 बार फेल होने के बाद घर छोड़कर भाग गया था। गिरीश जो 4 साल तक अज्ञातवास में रहने के बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। उस समय उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह वही गिरीश है जिसे सब लोग आवारा कुत्ते की तरह दुत्कार करते थे। अब तो उस पर आंखें भी न ठहरती थी। लगदग करते कपड़े, सजे सवरे बाल, गठा हुआ शरीर, भरा हुआ चेहरा, बोलचाल में एक तहजीब और आत्मविश्वास। उसकी चमकी हुई किस्मत देखकर पता नहीं कितनों का माथा ठनका था, पर मेरा रोम रोम ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस नाकारा लड़के के लिए मैंने कितनी बार मोहल्ले वालों से लड़ाइयाँ मोल ली थी, कई बार उसका पक्ष लेकर इनसे भी भिड़ गई थी। मेरी वो तपस्या, वो ममता व्यर्थ नहीं गई थी। लड़का बर्बाद होने से बच गया था।
वो भी मेरे इस वात्सल्य को भूला न था। बार बार कहता, भाभी सिर्फ तुम्हारे ही लिए घर लौटा हूँ मैं। सोच लिया था किसी लायक बनने के बाद ही भाभी के चरण छूने जाऊँगा, और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। आया था तो अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लाया था। यहाँ भी उसकी ख़रीदारी जारी थी, बच्चों के लिए स्वेटर्स, जूते, बस्ते, जो भी जिसने मांगा। आते ही दूसरे दिन मेरे हाथ में 100-100 के 5 नोट थमाकर बोला था, भाभी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इन्हें तुम सिर्फ अपने लिए खर्च करोगी, मैं खुद तुम्हारे बारे में ठीक से नहीं जानता। फिर सोचा अपने आप जाकर ख़रीदोगी तो शायद तुम्हें ज़्यादा आनंद आएगा। वे रुपया हाथ में लेते ही पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं मेरे सामने नाच उठी थीं, पर उन सबको परे ढकेल कर मैंने एक ही चीज़ मांग ली थी, खाने की मेज़। बच्चों का गुलगप्पाड़ा एकाएक थम गया तो मैंने चौंक कर देखा, ये दफ्तर से लौट आए थे। मेरा बस चलता तो मैं हलवे की महक हाथों में समेट लेती या मेज़ के आंचल में छुपा लेती। अपनी उमंग में ये बात याद ही न रही कि घर में एक और प्राणी भी है और वो इस घर का मालिक है। उनकी इजाज़त लेना बेहद ज़रूरी है। वे मुंह हाथ धोने आंगन में निकल गए तो मैंने गिरीश की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम उतर गया था। बेचारा लड़का इतनी अच्छी नौकरी में लगा है, पर भाई से अब भी कितना डरता है। ये सोच के गर्व तो हुआ, पर दया भी बहुत आई। बच्चे उससे चंट निकले। उन्होंने वातावरण को सूंघ लिया और खा पी कर ऐसे गायब हुए कि पता ही न चला। मैंने ही फिर प्लेटें समेटते हुए गिरीश से कहा, थोड़ा सा घूम आओ ना, वर्मा जी का किशोर 2 बार हो गया है। वो जैसे मेरे आदेश की ही राह देख रहा था, एकदम भाग खड़ा हुआ। दफ्तर के कपड़े बदलकर ये रोज़ की तरह पटरे पर जाकर बैठ गए तो मुझसे ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि अब तो मेज़ आ गई है, कुर्सी पर बैठिए ना। चुपचाप चाय का पानी चढ़ा दिया और हलवे की प्लेट उनके आगे सरकाते हुए कहा, डाइनिंग टेबल आई है ना आज, उसे खुशी में बनाया है। मुझे डर था कि वे प्लेट उठाकर फेंक देंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, और प्लेट उठा ली। गिरीश लाया है। मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। इतना मना किया पर माना ही नहीं। कहता है, यह तो आपके लिए कमाई की पहली भेंट है। आई सी। आपसे पूछ लेना चाहता था पहले, पर डर लग रहा था कहीं मना न कर दें। मना क्यों करूँगा भला, उसका पैसा है, जैसा चाहे खर्च करे। मेरी समझ में नहीं आया कि इस बात पर गुस्सा हुआ जा सकता है या नहीं। उफ, इस बर्फ़ से ठंडे आदमी को टटोलना कितना मुश्किल है। फिर भी मैंने प्रयत्नपूर्वक उस सिल को तोड़ते हुए कहा, बस यही तो बात है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, उसका पैसा है, यही सब सुनने के लिए तो वो इतनी दूर से दौड़ा चला आया है। कोई नहीं है ना आप उसके। चाय का कप हाथ में लेकर वो आश्चर्य से मेरी ओर देखते रहे। क्या बात है भाई, मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो कह डालिए ना, रोकने वाला कौन है। 15 दिन हो गए हैं उसे आए, पर कभी नहीं देखा कि पास बिठाकर कभी यही पूछ लिया हो कि बेटा परदेश में कैसे रहते हो, क्या खाते हो। इतना तो कोई पास पड़ोस वाला भी कह लेता है, पर पूछूं किससे। तुम्हारा वो लाड़ला तो मेरे साइज से भी भागता है। डरता जो है बेचारा, वही तो है। डरता क्यों है, उसने कोई चोरी की है। की तो नहीं, पर आप तो शायद यही समझते हैं ना, जब भी वो कोई चीज़ घर में लाता है तो आपकी आंखों में अविश्वास साफ झलक जाता है। गिरीश भी अब बच्चा थोड़ा ही है, सब समझता है। शायद तुम लोग ठीक ही समझे हो। शांता, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई नोटों के किस कारखाने में काम करता है। मुझसे तो वो इतना खुला नहीं, पर शायद तुम्हें उसने ये राज बताया हो। राज? इसमें राज की क्या बात है, मैंने तिलमिलाकर कहा, पर दूसरे ही क्षण मेरा आवेश ठंडा पड़ गया। सचमुच मैं भी नहीं जानती थी कि गिरीश की नौकरी क्या है। खैर, आपको इतना तो विश्वास होना ही चाहिए कि आपका भाई होकर वो कोई गलत काम नहीं करेगा, मैंने कहा, पर मेरी आवाज़ में पहले सी खनक नहीं रह गई थी। चाय का खाली कप सरकार कर ये उठ खड़े हुए तो मैंने छुटकारे की सांस ली। मैं सचमुच ही से राज रहने देना चाहता था भाभी, इसलिए नहीं कि कोई गलत काम करता हूँ, लेकिन सुनकर शायद तुम्हें खुशी नहीं होगी, इसलिए जिक्र नहीं किया। पर इस तरह तुम लोगों को संदेह में छोड़कर नहीं जा सकूँगा। जानना चाहती हो तो सुनो, मैं कार चलाता हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ। क्या? मैं जैसे आसमान से गिर पड़ी। कानों में जैसे कोई खौलता शीशा घोल गया। जो सुना उसे झुठला देने को मन मचल गया। आंखों के सामने उन किशोरियों के चेहरे घूम गए जिनके माँ बाप घर के चक्कर काटने लगे थे। क्या इस बात को जानने के बाद कोई दोबारा चौखट लांघेगा? उदास हो गई ना भाभी, मैं जानता था, इसीलिए इतने दिन चुप बना रहा। पर सच कहना भाभी, ड्राइवरी क्या इतना जलील पेशा है जो आदमी को सुख चैन की रोटी दे सके? ये अच्छा काम क्यों नहीं है? तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा गिरीश और किस लायक है। जितनी सोह जिनकी सोबत के लिए बदनाम हुआ था, उन्हीं की विद्या अब काम आ रही है। ये काम भी कितनी ठोकरें खाने के बाद मिला है। इससे पहले क्या आता था, ये ना पूछो तो ही अच्छा है।
कुछ कहोगी ढंग से पढ़ लिख लिया होता तो ये हालत ना होती, लेकिन पढ़ ही जाता तो कौन सा हाल हो जाता। यही बाबूगिरी तो करता, जिसमें आदमी न सुख की वक्त रोटी खा सकता है, ना मन भर पहन ओढ़ सकता है। क्या सारे पैसों को दांत से पकड़ने का ही नाम जिंदगी है? मैं ऐसी ज़िंदगी से आजिज़ हो गया था भाभी, इसलिए मैंने ये नौकरी स्वीकार की। इसमें इज्जत न सही आराम तो है। बात पूरी करते करते वो हाँफ उठा था। बहुत मन हुआ कि उसे पास बुलाकर उसकी पीठ पर, सिर पर ममता का हाथ फेरूं, उसे आश्वस्त करूं कि तुम्हारी नौकरी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए वैसे ही चहेते लाडले देवर हो। पर अपनी इच्छा के बावजूद मैं बुत बनी वैसे ही बैठी रही। जब होश आया तब वो कमरे से जा चुका था। करुणा से भीगा मन लिए मैं दिन भर यूं ही बिसूरती रही, अपने को कोसती रही, और रात अपना सारा दोष मैंने इन पर उड़ेल दिया। अब तो सब सुन लिया है ना, अब तो सब जान गए हैं ना, अब भी कुछ पूछना शेष है। बस एक बात और पूछूंगा, इन्होंने शांत स्वर में कहा। मैं अवाक देखती रही। एक बात और पूछनी है, तुम्हारा चहेता किसकी गाड़ी चलाता है? राष्ट्रपति की? क्या मतलब? इतनी मोटी तनख्वाह सिर्फ उन्हीं के ड्राइवर की हो सकती है। गुस्से से तिलमिला उठी मैं। उसी आवेश में कहा, अपनी खोल से ज़रा बाहर तो आए तो पता चलेगा कि दुनिया में और लोग भी बसते हैं जिन्हें लखपति और करोड़पति कहते हैं। बड़े होकर अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते हैं। अच्छी। और ये विषय उस दिन वहीं समाप्त हो गया। इसके साथ ही 15 दिन से घर में चला आने वाला आनंदोत्सव भी एक साथ शेष हो गया। अब दिन भर घर में गिरीश के ठहाके नहीं गूंजते थे। ना वो बच्चों को गुदगुदाता था, न छेड़ता था। मैं भी अब जिस तिस के पास उसके वैभव का बखान नहीं करती थी। पास पड़ोस वाली औरतें जब कहती, बहन जी आपका देवर जितना कर रहा है इतना तो आजकल पेट जाया भी नहीं करता, तो उनकी बातें मुझे तीर सी लगता मेरे आनंद कानन को इन्हीं की नज़र लग गई है। किसी का अच्छा देख नहीं सकती ना। और ऐसे ही एक सुबह उसने अपने जाने का ऐलान कर दिया। सुनकर मन पर सांप सा लौट गया, पर उसे रोकती भी तो किस बहाने? यहाँ उसके लायक था ही क्या? वहाँ कैसे भी वो कमा खा तो रहा है। स्टेशन पर हम सब लोग उसे पहुँचाने गए थे। सभी उदास और चुपचाप थे। मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। बच्चे भी गुमसुम थे। इन कुछ ही दिनों में चाचा ने उनके जीवन की कितनी ही खुशियाँ जुटा दी थी। उसके जाते ही घर कितना सूना हो जाएगा, ये सोचकर पूनम बेहाल हो ही जा रही थी। ये सारे रास्ते अलग अलग बने हैं। स्टेशन पर पहुंचकर हम सबको तो सामान सहित प्लेटफॉर्म पर भेज दिया और ख़ुद बुकिंग विंडो पर चले गए। इतना बुरा लगा मुझे। ऐसा ही बर्ताव करना था तो साथ आने की क्या ज़रूरत थी? घर पर ही रहते। टिकट लेकर ये लौटे, तब तक गाड़ी पिछला स्टेशन छोड़ चुकी थी। इन्होंने टिकट गिरीश के हाथ में थमाया और एकदम उसे कसकर कलेजे से लगा लिया। भर्राए कंठ से बोले, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपने पुरुषार्थ की कमाई खा रहा है। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि तू जहाँ रहे खुश रहे, बशर्ते मुझे मालूम हो कि तू कहाँ है। इस समय तो तू शायद खुद भी नहीं जानता कि तू कहाँ है। उस बार तू घर से चला गया था तो तेरी भाभी रो रो कर बेहाल हो गई थी। उसी की ज़िद के कारण मैंने अखबारों में इश्तिहार भी दिया था। उसी इश्तिहार को फिर आज दोहराता हूँ। गिरीश, तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ट्रेन धड़धड़ाती हुई स्टेशन में दाखिल हो रही थी। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।